So, Jai Hind everyone, welcome back to our YouTube channel again. So, this is the second part of percentage. I hope तुम लोगों ने first part देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो just go back to the YouTube channel. Okay, same channel है Off Track Nomads. Okay, and watch the part 1. ठीक है, क्योंकि अगर part 1 नहीं देख रहे हो तो part 2 देखने का कोई फ़ायदा नहीं है because you'll not be able to understand. ठीक है, चलो. So we'll start with the part 2. And again, as I said, ठीक है, these lectures I have like almost given 40-45 questions in this total, right? तो ये 40-45 questions, these are the questions which are absolutely important for your AFCAT exam. Okay, you guys know that your AFCAT exam is approaching. ठीक है, तुम्हारे पास मुश्किल से 2 महीने बचे हुए हैं, right? So just don't waste your time. जितना हो सके उतना revise करो guys. And let's just begin. And before starting again, I'll just like to mention about the course which we are running, है ना? This is the online course which we are running. ठीक है, we have different courses like we have CDS plus AFCAT integrated course, or if you guys are willing to just enroll for CDS mathematics, so there is a dedicated course for that as well. ठीक है, तो guys just go to your Play Store and download this app Off Track Nomads. ठीक है, वहाँ पे once you download that app आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइडेड है. जस्ट गिव अ कॉल ऑन दिस नंबर एंड दे विल गाइड यू ऑफ लाइक रिगार्डिंग द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स. ठीक है, सो एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे एंड 1 मई से वी हैव बिगिन द बैच. सो अगर स्टिल देर इज़, एज आई सेड कि अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, देर इज़ लाइक द क्लासेज हैव बिन रिकॉर्डेड, PDFs हैव बिन अपलोडेड, टेस्ट हैज़ बिन अपलोडेड वीकली. सो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी. स्टिल यू हैव टाइम, सो जस्ट गो डाउनलोड द ऐप, enroll in the course, and we will just begin our journey for the AFCAT 2 2025 together. ठीक है, चलो. So with that note, let us begin with the first question. ठीक है, चलो. So what is the first question? See guys, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? The question is the price of an article was first increased by 10% and again by 20%. The latest increased price B33, the original price was what? They are asking. Okay, now see, अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो नाउ वी विल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन विद अ डिफरेंट अप्रोच. ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? देखो, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक लेते हैं हम ओरिजिनल प्राइस. ठीक है, एक हो गया ओरिजिनल प्राइस, और ऊपर ले लेते हैं अपन न्यू प्राइस. ठीक है, न्यू प्राइस. ठीक है, मान लेते हैं इनिशियली द प्राइस वॉज 100. ठीक है, नाउ इफ़ द प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 10%. ठीक है, अगर 10% से इंक्रीज़ किया है तो हाउ मच इट विल बिकम? इट विल बिकम 110. करेक्ट, इनटू. अब क्योंकि सी अगेन वी आर इंक्रीजिंग दिस विथ 20%, राइट? सो इफ़ इनिशियली मान लो 100 था, ठीक है, अगेन 20% से बढ़ गया तो कितना बन जाएगा? 120%, है ना? सो अब बस इसको सॉल्व करना है. 0 0 0 0 कैंसिल. So you will get 132, right? 132 divided by 100. ठीक है, now you see यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पहले see this is the original price and this is the new price. यहाँ पे क्या बोल रहा है? the last increased price भी 33. एक्चुअली यहाँ पे 33. ठीक है, 33 है. ठीक है, कोई इशू नहीं है. सो इन दिस केस यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? यू सी यहाँ पे बढ़ रहा है 32. पहले 100 था, अभी कितना हो गया? 32, राइट? सो कितना इंक्रीज़ हुआ? हाँ, तो ओके. सो हेयर अब क्योंकि देखो पहले कितना था 100, अभी 132 हो गया, राइट? सो इफ़ वी ट्राई टू फाइंड दिस, सो वी विल गेट 100 डिवाइडेड बाय 132 इज़ हाउ मच? 1.32. नाउ दिस इज़ द इंक्रीज्ड वैल्यू. ओके, नाउ इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 33, राइट? 33 दी है. तो नाउ if we take this as x, 1.32x, now if this is equals to 33, so x will be how much? 33 divided by 1.32. okay, so 33 divided by 1.32 is how much? It will be 25. So the original price was how much? 25. ठीक है, चलो let's move to the next question. Again see, same type of question guys.
एक देर इज़ अ नंबर विच इज़ इंक्रीज बाय 20% एंड द रिजल्टिंग नंबर इज़ अगेन इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। तो पूछा है टोटल इंक्रीज कितना होगा। अब अगेन मैंने देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि पार्ट 1 देखो, क्योंकि पार्ट 1 में आई हैव डिस्कस दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज़ अ सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है। तो सक्सेसिव इंक्रीज के लिए व्हाट इज़ द फॉर्मूला, प्लस x%, राइट, प्लस y%, प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100%, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस पहले इंक्रीज़ हुआ है 20% का, है ना, फिर नेक्स्ट इंक्रीज़ हुआ है 20% का, प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। दिस विल बी इन द परसेंटेज, राइट। तो 0 0 0 0 कैंसिल, 20% प्लस 20% इज़ 40%, 40% प्लस 2 2 ज़ा 4%, तो कितना आएगा आंसर, 44%, ठीक है गाइस। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सी सक्सेसिव इंक्रीज एंड सक्सेसिव डिक्रीज के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं एफकैट में, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था, जब इंक्रीज़ होगा तो प्लस यूज़ करना है, डिक्रीज़ होगा तो माइनस, इसीलिए प्लस और माइनस x%, प्लस और माइनस y%, है ना, प्लस और माइनस प्लस ऑफ, ठीक है। यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आएगा प्लस, प्लस ब्रैकेट में प्लस और माइनस x%, है ना, फिर आएगा प्लस और माइनस y% डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अच्छा, इसको ना करने का एक और तरीका है, ठीक है। देयर इज़ अनदर वे, आई टेल यू। इफ़ लेट्स सपोज तुम लोगों को फॉर्मूला नहीं पता, तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी मेथड से करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, मान लो इनिशियली द प्राइस वाज 100, ठीक है। नाउ इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, सो इट विल बिकम हाउ मच, इट विल बिकम 120 इनटू इनिशियली इट वाज 100, अगेन देखो यहाँ पे पहले तो 20% से इंक्रीज़ किया है, अगेन इट इज़ इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। तो अगेन इसको 20% से इंक्रीज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। अब क्या करो, 0 0 कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल, यू विल गेट 12 12 ज़ा 144 डिवाइडेड बाय 100, ओके। अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इंक्रीज़ कितने का हुआ है यहाँ पे गाइस, देखो 44 का इंक्रीज़ हुआ है ना। अब मेरे को परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो 44 का इंक्रीज़ हुआ है कितने पे, 100 पे, तो डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100, इसको कर दोगे सॉल्व तो यू विल गेट 44%, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। आई थिंक देखो ये वाला तरीका बहुत टाइम, लाइक लॉट ऑफ टाइम्स यू विल फाइंड दैट दिस मेथड इज़ वेरी इजी, है ना, जब ऐसी कोई वैल्यूज़ दी होती हैं, और समटाइम्स दिस मेथड इज़ ऑल्सो वेरी इजी। तो नाउ इट्स अप टू यू गाइस कि आप लोगों को कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि सर कौन सा क्वेश्चन कब यूज़ करना है ना। अब वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा, प्रैक्टिस करके, ठीक है। आप जितनी बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जितने टाइम्स यू विल रिवाइज दी कंसेप्ट्स, आपको क्लिक होगा दिमाग में कि अच्छा इस क्वेश्चन को मुझे इस मेथड से करना है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन को करने के ना 10 मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड लेना है। कुछ लोग x लेके करेंगे, कुछ लोग t मान के करेंगे, कुछ लोग p मान के करेंगे, आंसर सबका यही आना है, 44 आएगा। बट अगेन मेन चीज़ क्या है वहाँ पे कि टाइम किस में कम लग रहा है, आपकी लड़ाई टाइम से है, ठीक है। तो आपको देखना है कि टाइम किस में कम लग रहा है, ओके। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने रखा है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस ना काफ़ी बार एफकैट में रिपीट होते हैं, ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को काफ़ी 2-3 क्वेश्चंस को सेम रखा है ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब देखो सेम मेथड से करेंगे। अ नंबर इज़ इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, एंड देन डिक्रीज बाय 10%, द नेट चेंज इन द नंबर इज़, पूछा है नेट चेंज कितना होगा। पहले तो फर्स्ट फॉर्मूला से करते हैं, जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। तो प्लस 10% से इंक्रीज़ हुआ तो प्लस 10% लिख दिया, डिक्रीज़ हुआ है तो माइनस का 10% लिख दिया, है ना। प्लस फॉर्मूला में क्या होता है 10%, है ना, इनटू माइनस का 10%, माइनस क्यों लिखा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को सही से रीड करना होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100, प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा -1%। अब ये -1 का मतलब क्या है, देखो माइनस का मतलब क्या होता है डिक्रीज्ड, ठीक है, डिक्रीज्ड वैल्यू। तो यहाँ पे कहीं है देखो 1% से डिक्रीज़ हुआ है, देखो 1% इंक्रीज़ भी लिखा है ना। तो आप 1% इंक्रीज सोच के ये 1 अगर आप माइनस नहीं देखोगे, प्लस और माइनस का साइन नहीं देखोगे, सो यू विल एंड अप मेकिंग मिस्टेक, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, 1% डिक्रीज़। समझ में आया। अब जो मेथड मैंने बताया था इजी वाला कौन सा था, देखो पहले अगर 100 था, अभी कितना हो गया
110 इनटू पहले अगर 100 था 10% से डिक्रीज़ हुआ तो कितना बन गया 90 बन गया. 0 0 0 0 कैंसिल. 11 9 ज़ा 99 डिवाइडेड बाय 100. डिक्रीज़ कितने का हुआ है 1 का हुआ है. कितने पे 100 पे इनटू 100. 0 0 0 0 कैंसिल. यू विल गेट 1% डिक्रीज़. अच्छा ये पता कैसे चला कि डिक्रीज़ हुआ है सर? अरे कोई चीज़ पहले 100 थी बाद में 99 हुई है तो बढ़ी ही है कम हुई है. कॉमन सेंस की बात है, राइट? कॉमन बेसिक सी बात है कि 100 से कोई चीज़ 99 हो रही है तो वो चीज़ कम हो रही है. तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी कि वो नंबर डिक्रीज़ हो रहा है. यहीं पे अगर 101 लिखा होता और 100 लिखा होता तो ये चीज़ क्या हो रही है? पहले 100 थी अभी 101 हो गई है. तो अब क्या हो रहा है? द वैल्यू इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड, है ना? तो यहाँ पे 1% का इंक्रीज़ आ जाएगा. ठीक है, चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो ये टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं यार. ये अभी जैसे आपको पता होगा कि एफकैट ने रिसेंटली अपना सिलेबस पैटर्न या चेंज किया है ना? उसमें अभी 2D ज्योमेट्री ऐड किया है, प्रोबेबिलिटी ऐड किया है ना? क्लॉक के क्वेश्चंस ऐड किए हैं. तो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे नो डाउट. ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बट एज आई सेड कि परसेंटेज जो टॉपिक है, ठीक है, ये आपका बेस है. ठीक है, ये आपके हर एक टॉपिक्स में यूज़ होगा. चाहे आप रेशियो कर रहे हो, SICI कर रहे हो, क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क करो, स्पीड टाइम डिस्टेंस करो, प्रॉफिट एंड लॉस करो, या फिर अपना आप ट्राइंगल्स के टॉपिक्स करो, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करो, या मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चंस करो. किसी भी क्वेश्चन में यू विल फाइंड दैट परसेंटेज इज़ यूज्ड, है ना? तो आपका परसेंटेज जो होना चाहिए इट शुड बी योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, चलो ये देखते हैं. नाउ इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 5%, द इंक्रीज इन द एरिया. ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, आप बोलोगे सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? पाई आर स्क्वायर होता है ना? पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पाई इंटू आर. ठीक है, अब मेरे को बताओ मैं आर में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूँ रेडियस में कुछ भी, पाई का उससे कोई लेना देना है क्या? पाई का लेना देना है क्या? पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है ना? आप इंक्रीज़ करो डिक्रीज़ करो, पाई तो हमेशा 3.14 रहेगी, है ना? तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो एक काम करते हैं, पाई को हम लोग थोड़ी देर के लिए साइड रख लेते हैं. अपन सिर्फ मेन चीज़ पे फोकस करेंगे जो कि है रेडियस. ठीक है, तो रेडियस को पहले, रेडियस इज़ इंक्रीज्ड बाय 5%. ठीक है, तो नाउ देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है. ठीक है, तो पहले अगर रेडियस 100 था, इंक्रीज़ हो गया कितना हो गया? 105 हो गया. ठीक है, इनटू पहले अगर रेडियस 100 था अब इंक्रीज़ होके 105 हो गया. ठीक है, तो नाउ इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस आपको कितना मिलेगा? 5 के टेबल से कैंसिल कर दो तो 520 ज़ा 100, 521 ज़ा, ये आ जाएगा 520 ज़ा 100, 521 ज़ा. सो विल गेट 441 डिवाइडेड बाय 400. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंक्रीज़ पूछा है, राइट? यहाँ पे कितने का इंक्रीज़ हो रहा है? 41 का इंक्रीज़ हो रहा है ना? 41 का इंक्रीज़ हो रहा है कितने पे? 400 पे. इंटू 100 कर दो, 0 0 0 0 कैंसिल. तो आपको क्या मिलेगा? 41 डिवाइडेड बाय 4. अच्छा 41 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 4 10 ज़ा 40.25%, है ना? आंसर क्या आ गया आपका? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. क्लियर है ना? इसको आप सक्सेसिव चेन से भी कर सकते थे. सक्सेसिव चेन से कैसे करोगे? देखो पहले +5% का इंक्रीज़ हुआ, फिर से +5% का इंक्रीज़ हुआ, प्लस 5 × 5 डिवाइडेड बाय 100. तो 5 + 5 कितना होता है? 10%, है ना? प्लस 5 × 5 इज़ 25 डिवाइडेड बाय 100. 25 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है? आप ये 1/4 मत बोल देना, अपन सीधा इसको ऐसे लिख लेंगे 0.25%. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 0.25 इज़ 10.25%. क्लियर है? ठीक है, तो देखो अगेन आपके ऊपर है गाइस. देखो अब इस क्वेश्चन में ये ज़्यादा इजी है ना? सॉरी यार ये क्या बन गया? खैर इस क्वेश्चन में ये ज़्यादा इजी है ना? इस वाले में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन लग रहा है ना? देखो यहाँ पे कैंसिल करना, बाय 5 करना, फिर चेक करना, है ना, स्क्वायर करना एंड ऑल, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है. ये वाला आपका ईजिली हो गया. तो अगेन सी इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, आप कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हो या कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार. देखो
सेम चीज़ यहाँ पे क्या लिखी है देखो, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ़ ईच साइड इज इंक्रीज बाय 20%। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? आप बोलोगे सर लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, यहीं पे कुछ चीज़ें कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया एफकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग सीडीएस दे रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं यार, यहाँ पे लिख लो। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का? 2πr, है ना। आपको पता होगा इफ़ दिस इज़ अ सर्कल, ठीक है, दिस इज़ अ रेडियस, है ना। सेंटर से लेके जो लाइन जाती है, सेंटर से लेके जो लाइन यहाँ पे टच करती है ऑन द आउटर पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड द रेडियस। तो सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है? सरकमफेरेंस मतलब आपका ये वाला लेंथ, ठीक है, ये जो लेंथ है टोटल, है ना, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो इन दिस केस अगर मान लो आप इस सर्कल को यहाँ से कट करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना। अब इस स्ट्रेट लाइन में दिस टोटल लेंथ इज़ नथिंग बट इट इज़ 2πr, ठीक है। इसी को आपने घुमा के बेंड करके क्या बना दिया है? सर्कल बना दिया है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, है ना, कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको कट करके सर्कल में बनाया है, ठीक है। तो अगर एक रेक्टेंगल को मैंने सर्कल में बनाया है तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। चलो, सो ये हो गया सर्कल की बात। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे सर्कल से क्या याद आती है कि एक सर्कल है ना। अब एक सेंटर है, इस सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड दी सेक्टर, है ना। एग्ज़ाम में आपको पता होगा काफ़ी सारे क्वेश्चंस सेक्टर के बेसिस पे आते हैं। सेक्टर में क्या होता है कि एक सेंट्रल एंगल होता है यहाँ पे, दिस एंगल इज़ थीटा, दिस इज़ कॉल्ड आर, दिस इज़ कॉल्ड आर। तो व्हाट इज़ एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताओ? इट इज़ πr² थीटा अपॉन 360, है ना। πr² थीटा अपॉन 360, वेयर थीटा इज़ व्हाट? थीटा इज़ दी सेंट्रल एंगल, है ना, बीच में कितना एंगल बन रहा है। आर इज़ द रेडियस, पाई तो आपको पता ही है 22/7। एग्ज़ाम में आज जो भी वैल्यू देंगे पाई की वो, और 360 डिवाइड कर देना उसको, ठीक है। वहीं पे इफ़ आई से सी देर इज़ अ थिंग कॉल्ड, अच्छा एक और चीज़ है यार, इसका एरिया मान लो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा ज्योमेट्री में जा रहा हूँ बट सीडीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो देखो, ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ से मैंने एक सेक्टर बनाया, ठीक है। अब इस सेक्टर को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक एंगल है थीटा, दिस इज़ रेडियस आर एंड दिस इज़ रेडियस आर। मैंने पूछा कि मुझे इसका एरिया निकालना है, इस ये ऑरेंज पार्ट का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? किसी को आइडिया है? चलो देखो, सी अगर मेरे को इस येलो पार्ट का एरिया निकालना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे, ठीक है, ये वाला कलर ले रहा हूँ मैं, सी इस पूरे में से, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूँ, इमेजिन करना गाइस, सी ज्योमेट्री इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन। इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया को निकाल दूँ तो मेरे पास यही बचेगा सिर्फ। अब सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? πr² थीटा अपॉन 360 माइनस, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इन दिस केस क्या होगा? देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने को पता है कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना। एक फॉर्मूला कौन सा होता है एरिया का? एरिया का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये अपने को उसका हेरॉन्स फॉर्मूला पता ही है ना। अब इस केस में इसको हटा दो, यहाँ पे एक ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और साइड की लेंथ दी हुई है ना, साइड्स की लेंथ दी हुई है। तो इसका एरिया क्या होता है? हाफ ए बी साइन थीटा, ठीक है। सो इन दिस केस ये हो जाएगा हाफ ए बी आर इंटू आर साइन थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा हाफ r² साइन थीटा,
ठीक है। तो इस ऑरेंज पार्ट का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब जिसको याद करना है वो याद करेगा, बट अपने को क्या करना है, अपने को कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट क्या बोलता है, बड़े वाले सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। ठीक है, समझ में आया। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, है ना। ये अपन ये क्वेश्चन कर रहे थे, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ ईच ऑफ इट साइड्स इज इंक्रीज बाय 20%। अब 20% से इंक्रीज किया है तो लेंथ प्लस 20%, ब्रेथ प्लस 20%, प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा, 44% से एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है गाइस। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट एग्ज़ाम में आपको यही क्वेश्चंस आपका दिमाग ख़राब करेंगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। ओके चलो, नाउ सी, इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 44% रिटेनिंग द शेप एंड एज अ स्क्वायर, ईच ऑफ इट्स साइड्स इज इंक्रीज बाय हाउ मच। उल्टा क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। अभी अपन ने देखा कि 20% प्लस 20% से इंक्रीज़ अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ रहा था, ओवरऑल इंक्रीज़ कितना बन रहा था, 44%। उसी चीज़ को यहाँ पे बोल दिया कि यार ओवरऑल एरिया अगर 44% से इंक्रीज़ हो रहा है, इफ़ ओवरऑल द एरिया इज़ इंक्रीज्ड बाय 44%, तो साइड्स में कितने परसेंट का इंक्रीज़ किया है, 20% का। यार सिंपल सी बात है, अभी अपन ने सेम क्वेश्चन अपन ने देखा है ना। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या बोल रहा है देखो, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर व्हेन ईच ऑफ इट्स साइड्स इज इंक्रीज्ड बाय 10%, है ना। अब क्या बोल रहा है, 10% से इंक्रीज़ कर दिया तो कितना आ जाएगा बताओ मुझे। सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 इज़ 20% प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, सो यू विल गेट 21% से इंक्रीज़ हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आ जाते हैं इस पे, देखो, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 50% एंड द हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 50% टू फॉर्म अ न्यू सिलेंडर। वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ेगा पूछ रहा है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। जिसको नहीं पता है, सी, ये क्या होता है, दिस इज़ अ सिलेंडर, ठीक है, ये हो गया अपना सिलेंडर, ठीक है, जिसमें एक होता है अपना रेडियस, दिस इज़ कॉल्ड द रेडियस आर, ठीक है, एंड दिस इज़ कॉल्ड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द एच। अच्छा, वॉल्यूम तो हो गया ये। एक चीज़ होती है कर्व सरफेस एरिया, किसी को पता है व्हाट इज़ कर्व सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया मतलब अगर आप सिर्फ आउटर वॉल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, आउटर वॉल्स और इस टॉप को इंक्लूड करके, सो दैट इज़ कॉल्ड द कर्व सरफेस एरिया। अब मान लो एक सिलेंडर को अगर मैं कट करता हूँ, इफ़ आई कट अ सिलेंडर, ठीक है, इमेजिन करना, ठीक है, 3D है थोड़ा, इसको अगर मैं मान लो इस सिलेंडर को इस पॉइंट से कट करता हूँ, ठीक है, इफ़ आई कट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इफ़ आई ओपन इट, तो ओपन करने पे सिलेंडर क्या बनता है यार, तुम लोगों को पता है, एक रेक्टेंगुलर शीट बनेगी, है ना, एक रेक्टेंगुलर शीट बनती है। इफ़ आई कट अ सिलेंडर आई विल गेट अ रेक्टेंगुलर शीट, जिसमें ये चीज़ क्या हो गई, दिस इज़ दी हाइट, है ना, इसी को रोल कर दिया, और ये जो एरिया है व्हाट इज़ दिस। अब याद करो कंसेप्ट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के, ये जो है ये क्या है, दिस इज़ दी सरकमफेरेंस 2πr, है ना। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, विल से सर 2πrh, है ना, प्लस, ठीक है, ये तो हो गया अपना कर्व सरफेस एरिया। एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, आप कर्व सरफेस एरिया को इंक्लूड करो प्लस ये जो एरिया है ऊपर, ठीक है, दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ, इस एरिया को भी इंक्लूड करना होता है। अब ये एरिया क्या है, दिस इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल। दो सर्कल्स हैं, है ना, तो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो दो सर्कल्स का एरिया क्या हो जाएगा, 2πr स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं पूछूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, वो क्या हो जाएगा, 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, 2πr कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, r प्लस
h. So this is the formula for the total surface area of a cylinder. ठीक है, चलो ये तो हो गई टोटल, अपन ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली. अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था यार, देखो कि रेडियस को डिक्रीज़ किया है 50% से, हाइट को इंक्रीज़ किया है 50% से, तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा. अब मैंने क्या बताया था, पाई तो कांस्टेंट है यार, इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं कभी. तो फॉर्मूला में क्या होगा, r इंटू एच. तो मान लो पहले अगर रेडियस 100 था, 50% से डिक्रीज़ हो गया तो कितना बन गया 50. अगेन पहले 100 था, 50% से डिक्रीज़ हुआ तो कितना हो गया 50, डिवाइडेड बाय, अगर पहले हाइट 100 थी, 50% से इंक्रीज़ हो गई तो कितनी बन गई 150. 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, तो यू विल गेट 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10. थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने को सिंपलर रखना है, इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ. देखो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10. ठीक है, अगेन 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा. ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा आपके पास 15 अपॉन 2 2 ज़ा 4 10 ज़ा 40. ठीक है, ये आ गया. अब ये जो है दिस इज़ द ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है, अब डिक्रीज़ कितने से हुई है, वॉल्यूम यही तो पूछ रहा है. देखो डिक्रीज़ हुआ है, तो डिक्रीज़ आप बोलोगे कि सर 25 से डिक्रीज़ हुआ है, किस पे 40 पे, इंटू 100 कर दो, तो 0 से 0 कट गया, 2 ज़ा से ये जाएगा, 5 ज़ा से ये जाएगा. सो यू विल गेट 125, 5 ज़ा कितना होता है 125, राइट, 5 5 ज़ा 25, या डिवाइडेड बाई 2. 125/2 कितना होता है, इट्स 62.5% से वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ होगा. ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3. आई होप गाइस आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है. ठीक है, बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ. ठीक है, एकदम इजी कंसेप्ट्स हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ठीक है, अगर आपको स्टिल यू वांट कि यार सर हमें पूरा बेसिक से सीखना है, तो ऑलवेज़ आई सेड कि हम लोग जो कोर्स लॉन्च किए हैं हम लोगों ने, उसमें आपको प्रॉपरली बेसिक्स से समझाई गई हैं चीज़ें सारी की सारी. ठीक है, तो डू ज्वाइन द कोर्स. ठीक है, जहाँ पे आप यू कैन इंटरेक्ट विथ मी और विथ अदर एजुकेटर्स. ठीक है, एंड यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड यू कैन अचीव योर ड्रीम्स ऑफ दैट ब्लू यूनिफॉर्म. है ना यार, हमें पता है कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए, कितने अटैम्प्ट्स देते हैं, कितने रातें जगते हैं, कितनी मेहनत करते हैं. बट व्हाट इफ़ आपकी जो मेहनत है, आपका जो लाइक तरीका है, इट्स नॉट इन द राइट वे. सी, मोटिवेशन तो ज़रूरी है एग्ज़ाम में, है ना, मोटिवेशन से ही काम नहीं चलता, राइट. एग्ज़ाम में अगर मान लो तुम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हो, ठीक है, तो अगर सिर्फ सारे इंसान मोटिवेटेड ही होंगे तो उससे क्या काम होगा. अगर आपके पास प्रॉपर वेपन्स नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है ना, प्रॉपर प्लेन्स नहीं है, फाइटर्स नहीं है, तो सिर्फ मोटिवेशन से क्या होगा, आप जाओगे, नथिंग विल हैपन, राइट. तो सिर्फ मोटिवेशन इज़ नॉट दी ओनली थिंग नेसेसरी फॉर द एग्ज़ाम. मोटिवेशन के साथ आपको राइट गाइडेंस चाहिए. ठीक है, राइट कंटेंट चाहिए. ठीक है, प्लस आपको ऐसा एक एनवायरनमेंट चाहिए यार जहाँ पे आप डेली आप लोगों से compete करो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अचानक से एक दिन बैठ गए एग्ज़ाम देने और वहाँ पे आप सोच रहे हो कि यार अब मैं लोगों से compete करने वाला हूँ. उससे पहले आपको कम से कम एक, देखो सिंपल सी बात है यार, एक रेस भागने के लिए, एक रेस को जीतने के लिए इंसान को 100 रेस भागनी पड़ती है ना. एक पेपर क्लियर करने के लिए आपको 100 पेपर्स पहले से प्रैक्टिस करके जाने होंगे. ठीक है, 100 बार आपको चीज़ों को प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चंस लगाने होंगे डिफरेंट टाइप के, है ना, समझ रहे हो मेरी बात. तो फॉर दैट ओनली वी आर सेइंग कि यूट्यूब पे तो आपकी वीडियोस आती रहेंगी नो डाउट, बट स्टिल इफ एनीवन वांट्स कि यार नहीं मेरे को यूट्यूब से बढ़ के कुछ चाहिए, ठीक है, और आई वांट टू लर्न थिंग्स इन मोर डेप्थ, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म, आवर चैनल ऑफ ट्रैक नोमैड्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे. देखो, ईच ऑफ द हाइट एंड द बेस रेडियस ऑफ अ कोन इज इंक्रीज बाय 100%. ठीक है, हाइट को इंक्रीज़ कर दिया कोन के और बेस को इंक्रीज़ कर दिया 100% से, तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा ये पूछा गया है. अगेन अब देखो, सिलेंडर की बात हमने कर ली, सर्कल की बात हमने कर ली, अब आ जाते हैं कोन पे. ठीक है, सो इफ़ दिस इज़ अ कोन, ठीक है, इस कोन में कुछ चीज़ें होती हैं, दैट इज़ वन इज़ द रेडियस ऑफ द कोन. ठीक है, इट्स डिनोटेड बाय आर. दिस इज़ कॉल्ड द हाइट ऑफ द कोन डिनोटेड बाय एच, and this is called the slant height which is denoted by the L. ठीक है, so A B C these are the point. ठीक है, तो इसको हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि R is the radius, H is the height and L is the slant height.
ठीक है। अब यहाँ पे आप बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल इज़ द कर्व सरफेस एरिया। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। अगेन देखो टोटल सरफेस मतलब क्या होता है यार, कर्व सरफेस एरिया को मिला दो और बेस को मिला दो तो इट विल बिकम द टोटल सरफेस एरिया। तो पाई आर एल तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस इसमें अगर मैं बेस, जो बेस है इसके एरिया को मिला दूँ तो बेस क्या है, सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको ऐड कर दो तो अंदर से कुछ कॉमन दिख रहा है, पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर। दिस इज़ योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। नेक्स्ट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज़ दी वॉल्यूम ऑफ दी कोन, है ना। अब यार इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यार, कोन के अंदर सर्कल को इंक्लूड कर दिया या किसी क्यूब को डाल दिया, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो दैट वी विल डिस्कस इन दी ज्योमेट्री पार्ट। अभी के लिए इतना याद रखना कि कर्व, देखो यहाँ पे मैं आपको परसेंटेज के साथ साथ ना 2D की भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 2D ज्योमेट्री जो होती है ना उसकी भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मुलेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें वी आर जस्ट कवरिंग इट इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इससे हेल्प हो, एंड आई जेन्युइनली वांट कि आप लोगों का पेपर क्लियर हो यार, ठीक है। बहुत मेहनत की है हम लोगों ने। चलो सो वॉल्यूम में अब देखो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब इसमें देखो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है यार, है ना। हाँ 1/3 एक कांस्टेंट नंबर है, पाई एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका इस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ पे डिक्रीज़ करने से इनका लेना देना नहीं है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। मेन काम कौन कर रहा है, रेडियस और हाइट, है ना। कोन में अगर आप रेडियस और हाइट में कुछ छेड़खानी करोगे, आगे पीछे करोगे, देन ओनली इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन दी वॉल्यूम, करेक्ट, सिंपल सी बात है। तो इन दिस केस देखो रेडियस आर स्क्वायर मतलब आर इंटू एच, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाइट और बेस रेडियस को सबको हमने 100% से इंक्रीज़ किया है। तो अगर मान लो पहले अगर 100 था तो 100% से इंक्रीज़ किया तो कितना बन गया, 200, है ना। पहले अगर 100 था 100% से इंक्रीज़ किया तो 200। हाइट अगर पहले 100 थी तो 200 से इंक्रीज़ किया तो कितना बन गया, 200, है ना। तो अब पूरे को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, 8/1, है ना। अब कितने से बढ़ा है टोटल वॉल्यूम, देखो ध्यान से देखो, 7 से बढ़ा है, करेक्ट। 7 से बढ़ा है कितने पे, 1 पे, इंटू 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा 700%, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ 700%। आई होप कई आपको समझ में आया होगा। तो ये वाले क्वेश्चन यार काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड दिस इज़ स्पेशली आई हैव गिवन टू यू गाइस फॉर होमवर्क, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ाते जाऊँगा आप लोग सुनते जाओगे, है ना। आपके लिए भी एक वर्क है, एंड होमवर्क्स आर समथिंग विच आर मेंट टू बी डन, राइट। बचपन में हम लोग सोचते थे कि होमवर्क मतलब नहीं करना है, बट यहाँ पे आपकी आपका करियर का सवाल है, तो इतनी छोटी सी चीज़ है यार, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट डू इट एंड लेट मी नो, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे है, कोन की बात की है, दिस इज़ ऑल्सो होमवर्क फॉर यू गाइस, क्वेश्चंस देख लेना, सो जस्ट लेट मी नो। अच्छा अब ये वाला कैसे करेंगे, देखो इफ़ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इंक्रीज बाय 100% बोथ द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या हो गया, देखो यहाँ पे जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था, है ना। वॉल्यूम अगर पहले 1 था, बाद में कितना हो गया, 8 हो गया। यही सेम क्वेश्चन है, इसी पे इसका देखो क्वेश्चंस को पूछने का तरीका अलग है। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पे सेम पूछा गया है, इसको मैंने जानबूझ के इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यार आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो PYQs होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, जो UPSC हो गई या AFCAT हो गया, तो दे विल जस्ट ट्राई टू चेंज द नंबर्स, ठीक है। आपको लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज आपको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द कोन बिकम्स, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ बिकम्स मतलब इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को नया वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट। सो इट इज़ बेसिकली 8 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। चलो नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन, सी क्या बोल रहा है, अ सैम्पल ऑफ 50 लीटर्स ऑफ ग्लिसरीन इज़ फाउंड टू बी अडल्ट्रेटेड टू एन एक्सटेंट ऑफ 20%, ठीक है। 50 लीटर का कोई एक मिक्सचर है या ग्लिसरीन है, ठीक है। एक छोटा सा वेसल बना लेते हैं 50 लीटर्स का, बोल रहा है उसमें से 20 लीटर जो है वो अडल्ट्रेटेड है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ उसमें ख़राबी है। अच्छा 50 का 20% कितना होगा, ये पहले तो ये बताओ। विल से सर 0 0 0 0 कैंसिल यानी 10।
मतलब 50 लीटर में से 10 लीटर जो है वो क्या है, दिस इज़ अडल्ट्रेटेड। यार ये बार बार दिल क्यों बन जाता है, ठीक है, तो दिस इज़ अडल्ट्रेटेड, मतलब कुछ खराबी है। अच्छा 10 अगर अडल्ट्रेटेड है तो प्योर कितना होगा यार, अच्छा वाला लिक्विड कितना होगा, 40 लीटर का, है ना, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड सो एज टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी टू 5%। बोल रहा है कि अब इसमें, ठीक है, इसमें देखो टोटल, देखो पहले तो यहाँ पे प्योर लिख लेते हैं और एक लिख लेते हैं इम्प्योर, ठीक है, प्योर और इम्प्योर का रेशियो बना लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि पहले में अगर 40 लीटर प्योर था, ठीक है, तो 10 लीटर कितना था, इम्प्योर था, है ना, तभी तो टोटल 50 लीटर हुआ। अब बोल रहा है इसमें से अभी मैं कितना प्योर ग्लिसरीन ऐड करूं, ठीक है, प्योर ग्लिसरीन मैं कितना ऐड करूं, मान लो तुम x ग्लिसरीन को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो इन द टोटल आपको इम्प्योरिटी उसकी कितनी लानी हो, देखो टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी बाय टू 5%। देखो यहाँ पे क्या है 5%, अगर यहाँ पे मैं बाई 5% लिखता, ठीक है, तो बाई में क्या होता है, ये 20 से 15 हो जाता, बट यहाँ पे 5% बोल रहा है, मतलब सीधा मेरे को इसको 5% पे लाना है। तो अगर मान लो कि 5% अगर इम्प्योरिटी है तो प्योरिटी कितनी होगी, 95%, परसेंटेज के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं आंसर क्या आता है, 9 1 जा 9 एंड 9 9 जा सॉरी 5 9 जा 45, राइट, तो ये अपना 19 के टेबल से कट जाएगा। सो विल गेट 440 लीटर्स प्लस x इज इक्वल्स टू 190 लीटर्स। अब इसको उधर शिफ्ट कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई यार, सिंपल, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, 150 लीटर्स आ गया। कितना 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 अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक से अपन ने किया, कोई भी झंझट नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, आराम से अपने मिक्सचर लिया, ठीक है, पूरा का पूरा मिक्सचर लिया, उसमें से पहले तो इम्प्योरिटी वाला निकाल लिया, प्योरिटी वाला निकाल लिया, उसका रेशियो बनाया। अब देखो यहाँ पे है तो क्वेश्चन परसेंटेज का, बट रेशियो भी अप्लाई हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस होंगे रेशियो के जिसमें परसेंटेज भी अप्लाई होगा, ठीक है, तो इसीलिए वी से दैट अर्थमेटिक क्या है ना, सारे इंटरलिंक्ड है, सारे के सारे इंटरलिंक्ड है। तो आपको बस समझना है कि यार बेसिक्स क्या है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको नॉर्मल सी कॉमन सेंस सी बात थी जो आपने यूज़ की, है ना। चलो ये भी देखो, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं एग्जाम में यार। इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गॉट 84% वोट इन इलेक्शन इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 467 वोट्स, ठीक है। तो पूछा टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डाले गए हैं इलेक्शन में, मान लो टोटल पढ़ते हैं कितने, 100 वोट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो द कैंडिडेट जिसको मेजॉरिटी मिली है 84% ऑफ द वोट जिसको मिला है, ठीक है, जिसको 84% का वोट मिला है, उसको मेजॉरिटी कितने वोट से मिली है, मेजॉरिटी ऑफ, ही इज़ इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 476 वोट्स, ठीक है। मतलब देखो जिसको 84% मिला था और दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 16%, है ना, तभी तो टोटल जाके अपना कितना बना है, 100% बना है ना। तो अब इसमें अगर हम देखें, यार 1 मिनट देना, जस्ट लेट मी हैव सम वाटर। Yeah. So, in an election, a candidate who gets 84% of the votes is elected by a majority of 476 votes, ठीक है, उसको 476 वोट्स की मेजॉरिटी मिली है, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलूँ कि 84% की जो वैल्यू है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितने का डिफरेंस बन रहा है, 84 में से अगर मैं 16 को माइनस कर दूं तो मेरे को कितना मिल रहा है, 68, राइट, 68 मिल रहा है। सो दैट मीन्स या, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है परसेंटेज में, देखो जिस बंदे को मेजॉरिटी वोट्स मिली है और जो बंदा हारा है, उसमें से उसका जो डिफरेंस बन रहा है वो 68% का बन रहा है, और इसी 68% से उसको मेजॉरिटी मिली है 476 वोट्स की, है ना। तो दैट मीन्स अगर 68% की वैल्यू
476 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 476 डिवाइडेड बाय 68। सिंपल सी बात है ना, 68 चॉकलेट्स की वैल्यू 476 है तो 1 चॉकलेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 476 डिवाइडेड बाय 68। तो इसको कैंसिल कर दो, 7 ज़ा से जाएगा। ठीक है, तो अगर 1% की वैल्यू 7 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? टोटल वोट्स निकालने अपने को, राइट? टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूल्ड, तो 7 इंटू 100, सो दैट विल बी 700। क्लियर है? अगेन देखो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है परसेंटेज का, और काफ़ी बार ये लोग इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी यार एफकैट का PYQ है। ठीक है, सारे के सारे मैंने PYQs निकाल के रखे हैं इसमें, सो जस्ट गो थ्रू दिस। ठीक है, अगेन एंड अगेन मैं वही बोल रहा हूँ यार, आप जितनी बार वीडियोज़ को देखोगे, ठीक है, जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब दिस इज़ बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वेन डायग्राम के भी देखने को मिलते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? इट्स बेसिकली नथिंग बट आपको 2-3 क्वांटिटीज़ में कंपैरिजन दे देते हैं कि एक, देयर इज़ अ पर्सन हु गॉट दिस मैनी % मार्क्स इन सब्जेक्ट ए, इतना उसको सब्जेक्ट बी में मिला, कंबाइंड में उसको इतना मिला। ठीक है, तो ओवरऑल उसको कितना मिला, ऐसे करके क्वेश्चंस आर देयर फॉर वेन डायग्राम। तो इसको कैसे करते हैं? देखो, देयर आर 2 सब्जेक्ट्स, एक होता है मैथ्स और एक होता है इंग्लिश। वेन डायग्राम में ये जो बीच की वैल्यू होती है, दिस मीन्स कॉमन। ठीक है, कॉमन वैल्यूज़। ठीक है, ये जो सर्कल होता है, ये पूरा का पूरा सर्कल, ठीक है, इस पूरे सर्कल की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ ऑल फॉर मैथ्स। ठीक है, सिमिलरली ये जो दूसरा सर्कल है, दिस इज़ फॉर इंग्लिश। ठीक है, और ये जो बीच का पार्ट है वो इंग्लिश और मैथ्स दोनों का है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार गाइज मेरे को बताओ ये जो पार्ट है वो क्या होगा? दिस इज़ ओनली मैथ्स, मतलब सिर्फ मैथ्स, प्योर मैथ्स, कोई इंग्लिश नहीं, कोई कुछ नहीं, ओनली मैथ्स। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ ओनली इंग्लिश। ठीक है, चलो, सो नाउ अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो देर आर इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड इन मैथ्स, 42 फेल्ड इन इंग्लिश, 20 फेल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स। अच्छा, तो बना लेते हैं वेन डायग्राम। एक हो गया मैथ्स का, एक हो गया इंग्लिश का। मैथ्स, इंग्लिश, बोल रहा है 20% फेल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, तो 20% अगर यहाँ फेल हो गए। अब पूछ रहा है मैथ्स में 34% फेल हुए हैं। अच्छा, 20 तो यहाँ फेल हो गए, 34 में से 20 फेल्ड हो गए, तो बचे कितने? 14% यहाँ बच गए। ठीक है, ओके, नाउ सिमिलरली 42% फेल्ड इन इंग्लिश, है ना? 20% तो यहाँ फेल हो गए, 42% मतलब बचे कितने? 22, है ना? और ये आपका पूरा डब्बा हो जाता है मेन। ठीक है, तो टोटल आपकी होती है 100% की वैल्यू। ठीक है, जिसमें से 14 यहाँ फेल हो गए, 20 दोनों में फेल हुए, 22 सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, अब यहाँ क्या पूछ रहा है देखो, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं वो कितने हैं। तो पहले एकदम वो तो निकाल लेते हैं अपन कि टोटल फेल कितने हुए हैं। तो फेल मतलब 14 + 20 + 22 कितना हो गया? दिस विल बी 6, 4, 5। ठीक है, 56% कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन ऑल दी सब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हुए, दैट इज़ 56%। अच्छा, 100 में से 56 अगर फेल्ड हुए हैं तो पास कितने हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में? आप बोलोगे कि सर क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, 44%। क्लियर है? ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में ये भी काफ़ी बार देखने को मिलता है। बोल रहे हैं कि कैंडिडेट सिक्योर्स 30% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्स बाय 6 मार्क्स। ठीक है, तो मान लो पासिंग मार्क्स, ठीक है, मान लो उसको 30% मार्क्स मिले। ठीक है, पासिंग मार्क्स से उसको कितने कम मार्क्स आए? 6 मार्क्स, है ना? 30% मार्क्स आए तो पासिंग मार्क्स से उसको 6 मार्क्स कम आए, तभी जाके वो फेल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, अनदर हु सिक्योर्स 40% गॉट 6 मार्क्स मोर देन द बेयर मिनिमम। जिसको 40% मिले थे उसको पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा मिले? 6 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ
ठीक है. इफ़ आई जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, तो नाउ सी व्हाट आई विल गेट. अच्छा, इन दोनों को ऐड कर दो. चलो, इफ़ आई ऐड दिस टू, तो आई विल गेट 70%. वेट, अच्छा ठीक है, सब्ट्रैक्ट ही कर दो इसको. ठीक है. सो इफ़ आई सब्ट्रैक्ट इट, आई विल गेट -10% इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो गया, आई विल गेट -12. ठीक है. तो माइनस माइनस कैंसिल. तो 10% की वैल्यू अगर 12 है, ठीक है, तो पूछे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं एग्ज़ाम में, राइट. सो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, विल से सर 12/10. मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है किसी भी एग्ज़ाम में, 100%. तो 100% का कितना हो जाएगा, 12/10 इंटू 100, है ना. तो 0 0 कैंसिल, यू विल गेट 120 मार्क्स, है ना. 120 मार्क्स आ गए. क्लियर है. चलो सी, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना होमवर्क के लिए. ठीक है. जो क्वेश्चन मैंने ऊपर समझाया है सेम कंसेप्ट पे है. देखो, 70% फेल्ड इन बोथ, 15% फेल्ड इन हिंदी, 42% फेल्ड इन इंग्लिश. कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं ये पूछा गया है. ठीक है. तो ये तो आप लोग कर लोगे, जस्ट ट्राई इट. सेम चीज़ यहाँ पे अगेन, दिस इज़ ऑल्सो होमवर्क फॉर यू गाइज. 70% कैन स्पीक इंग्लिश, 65% कैन स्पीक हिंदी, 27% कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेजेस. व्हाट इज़ द परसेंट हु कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज. अब इसमें देखो एक चीज़ क्या है कि 70% इंग्लिश बोलते हैं, 65% हिंदी बोलते हैं. अच्छा, 25% जो स्टूडेंट्स हैं दे स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेज. मतलब 100 में से अगर मैं 27 निकाल दूँ तो कितना बचेगा, 83%. मतलब ये 83% लोग वो हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, है ना. 27% मैंने हटा दिया, 27 आएगा, कितना आएगा, 73, राइट, है ना. 73%. चलो, सो नाउ इन दिस केस if I add this 70% plus 65% minus x, this is equals to 73. okay, तो if I simplify this, कितना आएगा मेरे को, देखो 135% minus x is equals to 73. so x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135 minus 73. तो कितना मिलेगा मेरे को, 62. ठीक है. अब मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो there is a formula. ठीक है. that is n of a union b is n of a plus n of b plus minus n of a intersection b. ठीक है. मतलब अगर मैं पूछूं a और b क्या होगा, देखो अगर देर आर टू सेट्स, दो सेट्स हैं, एक इंग्लिश के और एक हिंदी के. ठीक है. इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ. ठीक है. जो फॉर्मूला अपन ने वेन डायग्राम में देखा था सेम है, बट यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड पे दिया हुआ है. ठीक है. वो जो हम लोगों ने ऊपर किया दैट इज़ ऑन दी डायग्राम बेस्ड. ठीक है. तो उस चीज़ को मैंने फॉर्मूला बेस्ड पे यहाँ लिखा हुआ है कि ए और बी का क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन सेट ए एंड बी. ठीक है. तो इन दिस केस हमारे पास टोटल जो सेट था वो था 73% का, है ना. उसमें से सेट ए में जो हिंदी बोलने वाले लोग थे वो 70% लोग थे, इंग्लिश बोलने वाले जो लोग थे वो 65% लोग थे, और हमसे ये पूछा गया था कि दोनों जो लैंग्वेज है वो कितने लोग बोलते हैं, राइट. तो अपने को ये निकालना था. तो इसीलिए 70% प्लस 65% माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 73%. तो इसको सिंप्लीफाई किया तो यू विल गेट द आंसर 62%. आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक है. चलो, सो दैट्स इट गाइज, एंड दिस वॉज ऑल पार्ट 2. ठीक है. तो आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ईच एंड एवरी टाइप इन द परसेंटेज, इन जितने भी सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. बट स्टिल सी, जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है. ठीक है. अगेन अभी अलग अलग चैप्टर्स के धीरे धीरे करके यू विल स्टार्ट गेटिंग वीडियोज़. ठीक है. यूट्यूब वीडियोज़ आने लगेंगी. ठीक है. तो बस जस्ट स्टे ट्यून एंड प्लीज़ 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 जस्ट कीप स्टडिंग. पढ़ते रहना है आपको, रिवाइज करते रहना है एवरी डे. ठीक है. एंड इफ़ एनी वन इज़ विलिंग सो दे कैन जस्ट ज्वाइन आवर कोर्स. जहाँ पे मैंने बताया कि मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि हम लोग CDS AFCAT के लिए प्रिपेयर करवाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, इस कोर्स में यू विल नॉट ओनली गेट फॉर रिटन प्रिपरेशन, आपकी SSB की भी प्रिपरेशन यहाँ पे होती है. ठीक है. यू नो दैट SSB इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस एग्जामिनेशन, है ना. 80,000 लोग पेपर क्लियर करते हैं, है ना. अगर मैं CDS की बात करूँ, 80,000 अगर क्लियर कर रहे हैं तो एकेडमी 8,000 लोग क्लियर कर रहे हैं, तो एकेडमी 8,000 लोग नहीं जाते हैं, है ना.
400 लोग जाते हैं, 300 लोग जाते हैं। अगर IMA की बात करूँ तो 100 लोग जाते हैं, OTA की बात करूँ तो 270 लोग जाते हैं। वाई? बिकॉज आफ्टर क्लियरिंग योर एग्ज़ाम यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड SSB। तो हम लोगों ने इस कोर्स में एक SSB की भी इंटरेक्टिव क्लासेस रखी हुई हैं। सो एवरी वीकेंड, ठीक है, ऑन सैटरडेज यू विल गेट अ फ्री SSB क्लास वेयर यू विल बी गाइडेड बाय आवर मेंटर्स, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टील डील फॉर यू गाइज, है ना। आपको रिटन के साथ साथ SSB की भी प्रिपरेशन करने को मिल रहा है। सो व्हाट्स बेटर दैन दिस, ठीक है। तो विद दैट नोट गाइज, I'll just take a leave and I'll just get back with another video. Okay, next videos में अपन probably ratios के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ important questions के बारे में डिस्कस करेंगे with some PYQs in it, ठीक है। For that till that time just take care and keep revising. Okay, bye bye, जय हिंद everyone.